गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपकी न्यू यूनिट, दैट इज योर यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि 2019-20 सेशन में ये यूनिट आपकी डिलीट कर दी गई थी, हटा दी गई थी और वापस आपकी 2021 सेशन में दोबारा से ये यूनिट आपकी ऐड कर दी गई है। तो आज हम आपकी ये यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर सॉलिड स्टेट। तो बेटा आप 9th 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो कि मैटर क्या होता है। मैटर आपका क्या है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस or you can say it as volume are known as matter। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मास है प्लस उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, उन सभी सब्सटेंस को हम आपके मैटर क्लासिफाई करते हैं। जैसे मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं भी एक मैटर हूं, मेरा कुछ ना कुछ वेट है, मास है, ठीक है, और मैं इस एनवायरनमेंट में या मैं कहूँ इस रूम में मैं कुछ ना कुछ इस रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही हूँ या कुछ ना कुछ इस रूम की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हूँ, दैट मीन्स मैं एक मैटर हूँ। सेकेंड देखो, ये आपका मार्कर है, मार्कर की भी कुछ ना कुछ मास होगा इसके अंदर, ठीक है, और ये भी यहाँ इस रूम में आपकी अबाउट सम अमाउंट आपकी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑर्गेनिज्म या फिर हम कहें कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जो भी आपकी जिसके पास भी मास है और जो भी आपकी एनवायरनमेंट में स्पेस या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम क्या कहते थे? मैटर कहते थे। उसके बाद हमने आपकी मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन की थी, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका मैटर जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला आपका सॉलिड, देन इज योर लिक्विड्स एंड थर्ड इज गैस, ठीक है। आपके सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस एंड गैसियस सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस की अगर बात करें तो आपका क्या होता था, वहां पे पार्टिकल जो है इस तरीके से टाइटली अरेंज होते थे, टाइटली पैक होते थे एक दूसरे से, इस तरीके से बहुत ज्यादा टाइटली पैक होते थे। और लिक्विड की अगर बात करें, लिक्विड आपका क्या था? ऐसे सब्सटेंस जिनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता था, इतने ज्यादा क्लोजली पैक नहीं होते थे, उनको हम आपका लिक्विड बोल रहे थे। और तीसरी पार्टिकल जिनमें आपका बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा दूर दूर आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब प्रेजेंट होते थे, उनको हम गैसियस सब्सटेंस कहते थे, ठीक है। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस सब्सटेंस के बारे में आपकी ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर यहाँ हम बात करें, क्योंकि सॉलिड में आपका क्या है, पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक है और साथ के साथ क्लोजली पैक होने की वजह से इनमें जो स्पेस है, कौन सी स्पेस? इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है या पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। बट अगर यहां बात करें, पार्टिकल्स में स्पेस होने के कारण, लिक्विड हो चाहे गैसेज हो, लिक्विड में कंपैरेटिव टू गैस आपके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होती है, बट यहाँ पे कंपैरेटिव टू सॉलिड आपके लिक्विड पार्टिकल्स में भी स्पेस होती है और गैसियस पार्टिकल में भी स्पेस होती है, इसीलिए इनको हम फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। फ्लूइड आपके क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच हैव द एबिलिटी टू फ्लो, ऐसे सब्सटेंस जिनमें फ्लो करने की एबिलिटी हो, उन सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहते हैं। तो क्योंकि स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, तो ये इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आपके मूव कर सकते हैं, और गैसियस पार्टिकल में तो बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, तो वो भी इजीली आपके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके
सॉलिड लिक्विड गैस की, बट हमें यहाँ पे आपके यूनिट फर्स्ट में दैट इज सॉलिड स्टेट में सिर्फ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम सिर्फ आपके सॉलिड को ही कंसिडर करेंगे। आप लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में क्लास 11th में ब्रीफली पढ़ चुके हो, तो उसको हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ आज इस क्लास में या हम कहें इस यूनिट में सिर्फ सॉलिड सब्सटेंसेस की बात करेंगे कि सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, ठीक है, वो टाइटली पैक क्यों होते हैं, उनमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम क्यों होती है, या आपके सॉलिड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग उनकी क्लासिफिकेशंस देखेंगे, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे कि पार्टिकल किस क्षमता से पैक होते हैं, ठीक है बेटा। तो हम ब्रीफली आपके इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम सॉलिड्स लेते हैं, देखो तो बेटा अगर हम सॉलिड्स के बारे में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि आपके जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो किस तरीके की आपकी मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो आपके सॉलिड में आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इस तरीके से होती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब आपका क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिन पार्टिकल्स से मिलके बना है उनको हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम सबसे पहले आपकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, क्योंकि सॉलिड आपके अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर पैकिंग आप देखो, टाइटली पैक है, क्लोजली पैक है, एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट है। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स are closely packed। सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि क्लोजली पैक होने की वजह से क्या है, इनमें जो स्पेस है जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं वो भी आपकी बहुत कम है, नेग्लिजिबल के बराबर है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज less between the particles। थर्ड अगर हम बात करें, पार्टिकल्स जो है आपके सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्लोजली पैक किस कारण से है, एक एटम या एक आयन दूसरे एटम के साथ, एक एटम दूसरे एटम के साथ कब टाइटली पैक होता है, जब एक एटम दूसरे एटम को बहुत टाइट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के खींच रहा हो। दैट मीन्स यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। हैव हाई, सॉलिड पार्टिकल्स हैव हाई हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत ज्यादा फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए आपकी इस टाइप की अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, किसमें, आपकी सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। आपके जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक फिक्स शेप होती है, जैसे आप अलमारी ले लो, ठीक है, आप कोई भी वुडन अलमीरा ले लेते हो, ठीक है। तो वुडन अलमीरा को क्या ऐसा होता है कि आपने हथौड़ा मारा वुडन अलमीरा पे और अलमीरा ऑटोमेटिकली आपकी चेयर में हो गई है, नहीं, ठीक है। अगर आप एक पर्टिकुलर आर्टिकल की या एक पर्टिकुलर सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो उसकी हमेशा शेप जो है फिक्स रहेगी, ठीक है। दैट मीन्स उसकी फिक्स शेप रहेगी, किस कारण, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एक रेगुलर टाइट क्लोज पैक अरेंजमेंट आपको शो कर रहे हैं, तो इनकी शेप जो है, आपके जो सॉलिड सब्सटेंस है उनकी जो शेप है वो हमेशा ही
फिक्स रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें फिक्स वॉल्यूम, जैसे कि आप बॉटल ले लो, ठीक है। बॉटल क्या है आपका, एक सॉलिड चीज है, ठीक है। तो बॉटल की एक फिक्स वॉल्यूम होती है कि उसमें 2 लीटर पानी आ सकता है, मतलब 2 लीटर क्वांटिटी आ सकती है। चाहे आप बॉटल में आप 2 लीटर दूध डाल दो या 2 लीटर पानी डाल दो या 2 लीटर अल्कोहल डाल दो या फिर कुछ भी नहीं डालोगे तो उसमें 2 लीटर आपकी गैस हो जाएगी, ठीक है। बट वहां क्वांटिटी क्या है, फिक्स है। तो हर एक सॉलिड सब्सटेंस की फिक्स शेप होती है और उस सब्सटेंस की एक फिक्स वॉल्यूम होती है जिसको वो ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज सॉलिड जो है आपके हार्ड होते हैं एंड रिजिड, दे आर हार्ड एंड रिजिड। पार्टिकल्स एक दूसरे से टाइटली पैक है, ठीक है, इसीलिए आप इनको इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते हो, इसलिए ये क्या है, हार्ड है और रिजिड है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी अगर बात करें, दे आर हाईली अनकंप्रेसिबल, या हम कहें या फिर ऐसे कह सकते हैं, most of them are incompressible। ज्यादातर आपके सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं, क्यों? क्योंकि देखो एक पार्टिकल से दूसरा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दूसरा पार्टिकल है, देन तीसरा है, चौथा है, तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बहुत कम है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ही नहीं तो क्या आप पार्टिकल्स को अगर पुश करोगे, फोर्स लगा के अगर आप उसको पुश करोगे तो क्या पार्टिकल पास आएंगे? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितना पास आना था, क्योंकि आपका देखो हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऑलरेडी जितना उनको पास आना था वो आ चुके। फर्दर अगर आप पुश करते हो, ठीक है, मान लो ये आपका एक सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका एक सॉलिड पार्टिकल है, ये दोनों मैंने यहाँ पास ऐसे है, तो अगर मैं इसको चाहे कितना भी जोर लगा लूं, कितना भी प्रेस कर लूं, क्या ये पार्टिकल इससे ज्यादा पास आ सकते हैं, यानी कि कंप्रेस हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जितना इनको पास आना था या जितना इनको एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना था वो लग चुका है, ठीक है, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ देम आर इनकम्प्रेसिबल। ज्यादातर आपके सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब मैंने यहाँ मोस्ट ऑफ लिखा है, यानी कि कुछ ना कुछ आपके एक्सेप्शनल केसेस भी होंगे। जैसे आप अगर स्पंज की बात करते हो, स्पंज आपका क्या है, स्पंज हो या फिर आप गद्दा जो बोलते हो जिसको, ठीक है, तो वो आपका क्या है, सॉलिड सब्सटेंस ही है, वो लिक्विड नहीं है, वो गैस नहीं है, यानी कि वो क्या है, आपका सॉलिड है। बट आप स्पंज को इजीली ऐसे कंप्रेस कर सकते हो, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे थे कि आपके सॉलिड्स जो है इनकम्प्रेसिबल है। तो बेटा आपके स्पंज में पार्टिकल्स में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है उनमें क्या होता है, एयर ट्रैप रहती है। स्पंज में जो पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उनके बीच में एयर ट्रैप रहती है। तो जैसे ही आप उनको कंप्रेस करते हो वो एयर बाहर निकल जाती है, फिर से दोबारा छोड़ोगे तो वो एयर दोबारा से अंदर चली जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस भी है आपके सॉलिड्स के, वो हम बात करेंगे कि ऐसे सॉलिड्स किस कैटेगरी में आपके आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर बात करें सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक की, दैट इज दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती, ठीक है। फ्लूइडिटी अभी मैंने आपको बताया था क्या होती है, एबिलिटी टू फ्लो। जब पार्टिकल्स ऑलरेडी टाइटली पैक हैं, ठीक है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, तो क्या वो फ्लो करके कहीं जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मूव करने के लिए तो उनके पास स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है आपके, दे हैव नो फ्लूइडिटी। और लास्ट आपका पॉइंट, दैट इज द 8th एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्टिकल्स कैन नॉट मूव बट they vibrates at their position। पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते क्योंकि मूव करने के लिए इनके पास कोई स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अवेलेबल नहीं है।
बट यहाँ पे एक चीज होती है क्या कि पार्टिकल मूव नहीं करते, बट पार्टिकल्स को जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को आप कंप्रेस करते हो तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल में एनर्जी आती है, ठीक है। एनर्जी आने से पार्टिकल अपनी ही जगह पे, अब वो मूव तो कर नहीं सकते कि वो एनर्जी लेके उनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गई और वो फ्लो करने लग गए, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि स्पेस ही नहीं है फ्लो करने के लिए। तो क्या करते हैं, पार्टिकल उस एनर्जी के साथ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स आपके मूव नहीं करते बट अपनी ही जगह पे ऑसिलेट या वाइब्रेट करते हैं। तो ये तो बात हो गई बेटा आपकी सॉलिड की, हमने आपकी जनरल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है। नेक्स्ट हम आपका ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। तो देखो, तो बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि सॉलिड सब्सटेंस में पार्टिकल किस ऑर्डर में, किस फॉर्म में, किस अरेंजमेंट में अरेंज है, उसके हिसाब से आपके सॉलिड्स जो है दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड and second is amorphous solid. Second is your amorphous solids, ठीक है। तो क्योंकि हम आपकी ये क्लासिफिकेशन पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे इनमें पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है। तो देखो, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन regular particles are arranged in regular 3D यानी कि 3 dimensional arrangement, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल्स जो है अरेंज होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट में, और रेगुलर अरेंजमेंट भी क्या 3 डायमेंशनल मींस आपकी सारी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस पे आपके रेगुलरली अरेंज हो गए पार्टिकल्स, यानी कि एक ही अरेंजमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अमorphous सॉलिड्स की बात करें तो बिल्कुल इससे अपोजिट, दैट इज पार्टिकल्स आर नॉट regularly arranged, that is they are present in random form, they are present in random form, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखें, क्योंकि हम 3 डायमेंशन देख रहे हैं तो थोड़ी सी आपको इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ा सा इमेजिन करो, ठीक है। क्योंकि बेटा बोर्ड पे क्या है, बोर्ड आपका क्या है 2D ही फॉर्म करता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही बनाता है। मैं यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी, बट आपको थोड़ी सी वहां पे यूज करनी पड़ेगी आपकी इमेजिनेशन पावर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, और इससे जस्ट नीचे आपका नेक्स्ट पार्टिकल, और इससे जस्ट नीचे आपका नेक्स्ट पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद इससे जस्ट पीछे आपका एक पार्टिकल, और इससे जस्ट पीछे आपका पार्टिकल है, इससे भी जस्ट पीछे आपका पार्टिकल है, और इससे भी जस्ट पीछे आपका पार्टिकल है, ठीक है। कैसे आपका, जैसे अगर इसको आप देखो, आप सोचोगे कि ये तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कहीं कहीं पार्टिकल प्रेजेंट है, नहीं, बट अगर आप इनको जोड़ के देखोगे तो आपको एक 3 डायमेंशनल क्यूबिकल स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ये आगे का पार्टिकल, ये उससे पीछे पार्टिकल, दैट मीन्स देखो यहाँ पे मान लो ये आपका आगे का पार्टिकल है और इसके पीछे ये है, तो मैं अगर आपको ये सिर्फ आगे का शो करूं तो आपको पीछे का नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा तिरछा करके हमने बनाया, आगे का भी दिख रहा है और
पीछे का भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको इमेजिन करनी है कि पार्टिकल के पीछे देखो, एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल, इस पार्टिकल के जस्ट पीछे आपका एक और पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल के भी पीछे की तरफ पार्टिकल है, इसके पीछे की तरफ पार्टिकल है, और ये पीछे की तरफ पार्टिकल है, मतलब एक रेगुलर अरेंजमेंट है। इस तरीके से आपके बहुत सारे क्यूबिकल फॉर्म आपको मिलेंगे। जैसे इस तरीके से आपको बहुत सारे क्यूबिकल फॉर्म, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होगा, पार्टिकल इस फॉर्म में ही आपके अरेंज रहेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगेन एक और क्यूब, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपका रेगुलर अरेंजमेंट है कि क्यूबिकल 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 एक ही पैटर्न में आपके प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आपके जितने भी पार्टिकल्स है एक ही लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है। यहाँ पे पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर, एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा पार्टिकल्स का, ठीक है। बट अगर यहाँ पे बात करें तो पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज। यहाँ पे पार्टिकल रेगुलरली अरेंज नहीं है, कोई यहाँ रेंडमली प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। तो कोई किसी को अगर आप ज्वाइन भी करके देखोगे तो अजीब सा स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल जो है आपके रेंडमली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपका ये तो हो गया अरेंजमेंट। दूसरी अगर बात करें, क्योंकि पार्टिकल्स आपके रेगुलर अरेंज होते हैं, दैट मींस यहाँ पे अरेंजमेंट आपका क्या होगा? लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। पार्टिकल्स हैव लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज आप देख रहे हो कि पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट है, यानी कि एक लंबा अरेंजमेंट प्रेजेंट, ऐसे ही ऊपर प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही आपकी सेम अरेंजमेंट पीछे, ऐसे ही नीचे। तो आपकी एक लंबी दूरी तक आपका एक रेगुलर पैटर्न ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं ये आपका क्या है? लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पार्टिकल्स आपके रेंडमली अरेंज होते हैं, तो इसको हम शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट भी कहते हैं। कि अगर आपके पार्टिकल्स, मान लो आपके पार्टिकल्स अगर रेगुलर अरेंजमेंट में है भी, तो वो थोड़ी सी दूर में होंगे, अगेन आपका फिर से रैंडम स्टार्ट हो जाएगा, फिर थोड़ी दूर में आपके रेगुलर अरेंजमेंट है, फिर आपका रैंडम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपकी दो चीज हो गई। नेक्स्ट अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, इफ कटेड विद शार्प नाइफ, अगर आप इसको शार्प नाइफ से कट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। कैसे? जैसे मान लो आप बटर का पीस लेते हो, ये आपका कोई बटर का पीस है इस तरीके से, ये आपका कोई बटर का पीस है बेटा, ठीक है। तो इसको अगर आप कट करते हो, मान लो आपने आगे से कट कर दिया, तो आपको अगेन 2 हाफ मिल जाएंगे, एक हाफ इस तरीके से मिलेगा और सेम ऐसा ही दूसरा हाफ आपको इस साइड ऐसे मिलेगा, पतली सी स्लाइस मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या मिल रहा है? एक स्मूथ सरफेस मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है, तो अगर आप इसको शार्प नाइफ से कट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? एक स्मूथ सरफेस मिलेगा। वी विल गेट स्मूथ सरफेस। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें तो बेटा पार्टिकल्स क्योंकि आपके रेंडमली अरेंज है, तो अगर आप कट भी करते हो तो आपको स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगा, आपको एक रफ सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? रफ सरफेस ऑब्टेन व्हेन कटेड with sharp knife, ठीक है बेटा। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज योर फोर्थ डिफरेंस। क्योंकि पार्टिकल्स की एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, ये रेगुलरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को लेते हैं और उनको मेल्ट करने लगते हैं तो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ये पूरा मेल्ट
क्योंकि आपका क्या है, सारे एक जैसे ही पार्टिकल है, एक तरीके की अरेंजमेंट है, एक टाइप का ही बॉन्ड है इनमें, इसीलिए ये सारे एक साथ मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या है आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट शार्प है। शार्प मीन्स आपका क्या है, मान लो ये कह दिया कि आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्ट हो रहा है 105 यानी कि 105 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, 105 डिग्री सेल्सियस पे आपका मेल्ट हो रहा है। दैट मीन्स वो 105 पे ही मेल्ट होगा। ठीक है, उससे नीचे अगर आपका 104 भी आ जाता है तो भी मेल्ट नहीं होगा, उससे नीचे आपका आएगा तो भी मेल्ट नहीं होगा, एग्जैक्टली आपका 105 पे ही मेल्ट होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट अगर हम अमorphous सॉलिड्स की बात करें तो दे मेल्ट्स over a range of temperature, over a range of temperature। यहाँ पे आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है शार्प नहीं होता, रेंज होता है। यानी कि मान लो कि आपका ये कह दिया कि ये 105 पे मेल्ट होता है तो ये 104 पे भी थोड़ा थोड़ा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप मान लो आपने 105 आपको फिक्स बताया था, ठीक है, आपका कह दिया 103 पहुंच गया तो 103 पे थोड़ा मेल्ट हो रहा है, 104 पे और ज्यादा, और 105 पे आपका ये कंप्लीटली मेल्ट हो रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या है, एक रेंज है आपकी 103 से 105 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये मेल्ट होता है। आपने काफी ऐसे सॉलिड कंपाउंड्स पढ़े होंगे 10th में 11th में बुक में देखा होगा आपने कि रेंज में जहां आपका टेम्परेचर दिया होता है जैसे 140 to 160 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स वो क्या है आपका अमorphous सॉलिड्स है। ठीक है, अमorphous सॉलिड का हमेशा रेंज में मिलेगा आपको टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट का, बट यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपको एक फिक्स क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो क्योंकि इनका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है, दैट मीन्स दे हैव शार्प and sharp enthalpy of fusion, enthalpy of fusion। इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आपकी क्या होती है, फ्यूजन मींस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज फ्यूजन। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, जितना 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है इसीलिए इनकी जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ये भी एक शार्प पॉइंट होता है, एक शार्प एंड फिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। बट अगर यहाँ पे बात करें, दे डू नॉट हैव क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ओवर अ रेंज होता है इसीलिए इनकी एंथैल्पी भी शार्प नहीं होगी, डू नॉट हैव शार्प एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर हम आपके डिफरेंस की बात करें तो देखो, नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें दैट इज कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा आपकी जो कि डिफरेंटली आपको ऑब्जर्व होती है। जैसे कि अगर आप इधर से देखो तो आपको डिफरेंट ऑब्जर्व होगा, अगर आप ऊपर से देखो तो डिफरेंट ऑब्जर्व होगी वही प्रॉपर्टी। मान लो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे, कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंटली आपको ऑब्जर्व होगी, प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये कुछ आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि आपकी डिफरेंटली ऑब्जर्व होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप ऊपर से ऑब्जर्व करें, ऊपर से आपको कुछ और दिखेगा, किस मतलब आपको ये प्रॉपर्टी किस और टाइप की दिखेगी और वैल्यू दे रही होगी। आप अगर आगे से देख रहे हो तो कुछ और, अगर आप सामने से देख रहे हो, यहाँ से नीचे से देख रहे हो, तो आपको ये प्रॉपर्टीज डिफरेंटली शो होंगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फेस। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लो ये आपका कोई भी एक सॉलिड है, इसमें आपके पार्टिकल्स इस तरीके से रेगुलरली अरेंज हैं। ठीक है, यह हम बात कर रहे हैं आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलरली अरेंज है आपके पार्टिकल्स। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्शन, अगर इस
डायरेक्शन में जाती हूँ, दैट इज x फ्रॉम y डायरेक्शन जाती हूँ, तो मेरे को क्या दिख रहा है, इस साइड आपके रेड पार्टिकल्स, इस साइड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, एक कंटिन्यूअस आपको दिख रही है। नेक्स्ट अगर मैं यहां से यहां जाती हूं तो आपको क्या दिख रहा है, रेड, आपका ब्लैक, रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक, ब्लैक, रेड, ब्लैक, ठीक है। आपका ये जो अरेंजमेंट, मान लो ये आपका एक्स डैश वाई डैश डायरेक्शन थी, ठीक है। तो मैंने अगर एक्स वाई डायरेक्शन में जा रही हूँ तो मेरे को कुछ और आपकी प्रॉपर्टी दिख रही है, यही प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन में वो कुछ और टाइप की दिख रही है, कुछ और वैल्यू दे रही है, और इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊं तो ये प्रॉपर्टी मेरे को डिफरेंटली दिख रही है, और अगर मैं यहाँ इस डायरेक्शन में अगर जाऊं तो मेरे को और ज्यादा डिफरेंट दिखेगी। यहाँ ब्लैक, रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक, रेड, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी प्रॉपर्टीज डिफरेंटली शो हो डिफरेंट डायरेक्शन में, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी, एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। एन आइसोट्रॉपी क्या है, दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व from that is different properties observed from different direction, ठीक है। आपकी कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको हर एक डायरेक्शन में अलग अलग ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज दे रही है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपकी प्रॉपर्टीज, वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज देंगी इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके अमरफस सॉलिड की, तो अमरफस सॉलिड में आपके पार्टिकल्स मान लो रेंडमली अरेंज है, इस टाइप से, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, चाहे आप इस डायरेक्शन में जाओ आपको सेम दिख रहा है ब्लैक ब्लैक ब्लैक, चाहे आप इस डायरेक्शन में दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, इस डायरेक्शन में जाओ, क्योंकि ऑलरेडी ये रेंडमली अरेंज है, रेगुलर पैटर्न तो है नहीं कि एक के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा आ गया, ठीक है। तो ऑलरेडी ये रेंडमली अरेंज है, इसीलिए आपकी ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अलग अलग डायरेक्शन में आपको सेम ही दिखेगी, इन प्रॉपर्टीज में आपको कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, ठीक है। तो आपके जो एमॉर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, दैट मींस उनकी प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी आर ऑब्जर्व्ड, सेम properties are observed in different direction, अलग अलग डायरेक्शन में भी ये प्रॉपर्टी आपको सेम ही नजर आएंगी, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। जब आपको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टीज आपको डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू दे रही हो तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। और जब आपको यही प्रॉपर्टी सेम वैल्यू दे रही हो अलग अलग डायरेक्शन में तो उसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपी, ठीक है। आइसो मींस सेम, ठीक है। तो ये आपकी सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में भी आपको सेम ही मिल रही होगी, चाहे आप कहीं से भी देख लो। मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे हाथ में ये अंगूठी है बेटा, इसके ऊपर नग लगा हुआ है, तो अगर आप ऊपर से देखो यहां से तो मेरे को अलग चमक दिख रही है, ठीक है। अगर नीचे से देखोगे तो नीचे में इसकी अलग चमक होगी, साइड से इसकी अलग शाइन होगी। तो इस तरीके से आपके जो अमरफस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अलग अलग डायरेक्शन में आपको अलग अलग वैल्यू देगी। ऊपर से देख रहे हो तो उसका रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स कुछ होगा, साइड से देख रहे हो तो अलग होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे से देख रहे हो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो इस प्रॉपर्टी को, दैट इज डिफरेंट प्रॉपर्टी इज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी। और जब आपकी यही प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में सेम दिख रही हो, आपको सेम वैल्यू दे रही हो, तो उसको हम कहेंगे आइसोट्रॉपी। ठीक है, आइसो मीन्स सेम, एनआइसो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। नेक्स्ट, अगर हम आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एक्चुअली में ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ओरिजिनल जो सॉलिड्स जो आप पढ़ते हो वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, अमorphous सॉलिड आर सूडो सॉलिड्स, दे आर ऑल्सो नोन एज सूडो सॉलिड्स, दैट इज फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं हम इनको। नेक्स्ट अगर बात करें हम आपकी एग्जाम्पल्स की, कि कौन कौन से यहाँ एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आपका क्वार्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, काफी बार पूछा जाता है। क्वार्ट्स जो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप डायमंड ले लो, ये भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, आप शुगर क्रिस्टल ले लो, ये भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉल्ट क्रिस्टल ले लो, ये भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि जब हम क्वार्ट्स को, जब बेटा क्वार्ट्स को अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद आपका क्या ऑब्टेन होता है, ग्लास ऑब्टेन होता है। ठीक है, क्वार्ट्स को हीट करके ग्लास ऑब्टेन होता है, जो आप नॉर्मली विंडो ग्लास वगैरह यूज करते हो। तो क्वार्ट्स तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बट जो आपको ग्लास मिलता है वो आपका एक अमorphous सॉलिड होता है। तो ग्लास, प्लास्टिक, पाउडर, जो आप टैल्कन पाउडर यूज करते हो, ये सारे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो ग्लास हो गया, प्लास्टिक, पाउडर और यहाँ क्वार्ट्स। तो काफी बार यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लास आपका क्या, कौन सा टाइप का सॉलिड है, तो आपको पता होना चाहिए ग्लास आपका अमorphous है और ग्लास किसका फॉर्म है, क्वार्ट्स का, बट क्वार्ट्स आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर पे जब हम क्वार्ट्स को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स में रैंडमनेस आ जाती है, रेगुलर अरेंजमेंट ब्रेक हो जाता है, जिसके वजह से ग्लास जो है आपका अमorphous सॉलिड कहलाता है। ठीक है, तो यहां से एक बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज why glass is pseudo solid, why glass is known as pseudo solid, ग्लास को सूडो सॉलिड क्यों कहते हैं, सूडो सॉलिड का मतलब होता है फॉल्स सॉलिड। तो बेटा आपको यहाँ एक बात बता दूं, आपने ग्लास जो आपके विंडो ग्लासेस होते हैं काफी साल पुराने घरों में, मान लो 20-30 साल पुराने घर है, उनमें विंडो ग्लासेस लगे हुए हैं, तो आप वहां जाके देखना कि वो ग्लासेस जो है नीचे से, यानी कि इस टाइप से जब आपके ग्लास लगे होते हैं, ये ग्लासेस आपके यहाँ से तो थिन हो गए हैं, बट यहाँ से आपके थिक हो गए, ये पोर्शन थिक हो गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि बेटा आपके ये ग्लास में क्या है, पार्टिकल्स है इस टाइप से रेंडमली अरेंज है। तो जब कंटिन्यूअसली इनके ऊपर गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ रही है, साथ के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कंटिन्यूअसली, तो ये जो पार्टिकल्स हैं आपके धीरे धीरे बहुत स्लोली नीचे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो ओवर एन टाइम मतलब 15-20 साल बाद ये पार्टिकल्स आपके नीचे आने लग जाते हैं और नीचे आके यहाँ आपके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसीलिए आपका क्या होता है, सारे पार्टिकल नहीं आते, कुछ पार्टिकल। ठीक है, इसीलिए ऊपर का जो ग्लास होता है आपका थिन होता है और नीचे का आपका थिक हो जाता है। अब ये थिक क्यों हुआ है, ड्यू टू फ्लूइडिटी। इसमें क्या हो गया, टेम्परेचर के कारण इसमें क्या आ गई, आपकी फ्लूइडिटी आ गई है। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के कारण आप गर्मी कंटिन्यूअसली, कितनी धूप पड़ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है साथ के साथ, तो इन पार्टिकल्स में फ्लूइडिटी आ गई है, जिसके कारण ये फ्लो करके, सारे नहीं कुछ पार्टिकल स्लोली फ्लो करके नीचे की तरफ डिपॉजिट हो गए और वहां से ही आपका ग्लास थिक हो जाता है और ऊपर वाले जहां पार्टिकल फ्लो नहीं हुए वहां थिन रहता है। ठीक है, तो फ्लूइडिटी के कारण आपका नीचे का जो ग्लास होता है वो थिक हो जाता है और ऊपर वाला
थिन होता है। अब बात करें कि हमने तो अभी पढ़ा था कि फ्लूइडिटी तो किस में आती है, लिक्विड्स में आती है एंड आपके गैसेस में आती है। सॉलिड में कोई फ्लूइडिटी नहीं होती, इसीलिए ग्लास में क्योंकि फ्लूइडिटी होती है इसीलिए उसको सूडो सॉलिड कहते हैं। सूडो सॉलिड मींस फॉल्स सॉलिड। और एक और नाम भी दिया जाता है दैट इज सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। यानी कि ग्लास जो है आपका एक्चुअली में ट्रू सॉलिड नहीं होता, क्योंकि अगर ट्रू सॉलिड होता तो इसमें फ्लूइडिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। हमने ट्रू सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, सॉलिड्स के ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे, लिक्विड्स के भी देख लिए, गैसेस के भी आपने देखे, जानते हो आप। तो लिक्विड और गैसेस में आपका क्या होता है, फ्लूइडिटी होती है, एबिलिटी टू फ्लो, पार्टिकल्स में एबिलिटी होती है फ्लो करने की, बट यहाँ पे आपकी कोई फ्लूइडिटी नहीं होती ट्रू सॉलिड के केस में। बट आपके ग्लास के केस में देखा गया कि ग्लास जो है, ग्लास में फ्लूइडिटी आ जाती है टेम्परेचर की वजह से, इसीलिए आपके ग्लास में जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे स्लोली नीचे की तरफ बहने लग जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो फ्लूइडिटी होने के कारण, ये क्यों हुआ है फ्लूइडिटी के कारण, क्योंकि आपके ग्लास में फ्लूइडिटी है, इसलिए हम उसको सूडो सॉलिड कहते हैं, दैट इज योर फॉल्स सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड नहीं है, फॉल्स सॉलिड है, या फिर इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सूडो सॉलिड और व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी होती है लिक्विड की तरह, इसीलिए। और इसका आप देखने में ही आपको सॉलिड लग रहा है, बट इसमें क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं, ये फ्लो करने लगेंगे इसके पार्टिकल्स। फ्लूइडिटी किसमें होती है, लिक्विड्स में होती है, इसीलिए इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है रेदर देन ट्रू सॉलिड्स। ठीक है बेटा, तो ये क्या बोलते हैं आपके कुछ आज आपकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी हमने, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।